क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा अध्यापक जो गांव की गलियों में किताबें ढूंढता फिरता था, जो गरीबी में पल रहा था, कभी इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा? सोचिए, वह आदमी जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, कोई राजनीतिक ताकत नहीं, लेकिन उनके पास था तो सिर्फ ज्ञान। और वही ज्ञान उन्हें इतना महान बना गया कि पूरा देश उन्हें गुरु कहकर याद करने लगा। जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है। यह कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे तिरुत्तनी में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता सर्वपल्ली वीर स्वामी रेलवे विभाग में एक साधारण से कर्मचारी थे और माता सीतम्मा धार्मिक विचारों वाली सरल और संस्कारी स्त्री। घर का आर्थिक हाल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस बच्चे की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वह हर चीज को जानना चाहता, हर सवाल का उत्तर ढूंढना चाहता। बचपन में ही उनकी आदत यह थी कि वह अपनी माँ से लगातार प्रश्न करते। अगर कोई पक्षी उड़ता दिखता तो तुरंत पूछते, माँ यह आसमान में कैसे उड़ता है? क्या इंसान भी उड़ सकते हैं? अगर मंदिर की घंटी बजती तो पूछते, माँ आवाज़ इतनी दूर तक क्यों जाती है? क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? माँ कभी कभी परेशान हो जाती, लेकिन उन्हें मालूम था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। राधा कृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से हुई। परिवार इतना गरीब था कि नई किताबें खरीदना संभव नहीं था, लेकिन पढ़ाई की भूख इतनी प्रबल थी कि वे पड़ोसियों और दोस्तों से किताबें उधार मांगकर पढ़ते। कभी कभी तो पुराना अखबार भी उन्हें मिल जाता तो वे घंटों उसी में डूबे रहते। बाद में उन्होंने खुद कहा, मैंने गरीबी को कभी अपनी शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, पढ़ाई में उनकी रुचि और गहरी होती गई, लेकिन उनकी एक आदत थी, सवाल पूछना। जब भी कोई शिक्षक बात समझाते, वे तुरंत पूछ बैठते, सर, अगर यह सच है तो फिर यह झूठ क्यों है? कई बार शिक्षक चिढ़ जाते, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि यह छात्र अलग है। वह केवल रटने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि सोचने और समझने के लिए पढ़ रहा है। राधा कृष्णन को धीरे धीरे दर्शन में विशेष रुचि होने लगी। उन्हें लगता था कि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पढ़े हुए को समझना और जीवन में उतारना भी जरूरी है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते समय उनके जीवन की एक घटना ने उनकी सोच बदल दी। उनके एक मित्र ने मजाक में कहा, भारतीय दर्शन पुराना और बेकार है। अगर आधुनिक सोचना है तो पश्चिमी विचार पढ़ो। यह सुनकर राधा कृष्णन का मन भीतर तक आहत हुआ। उसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि वे सिद्ध करेंगे कि भारतीय दर्शन किसी से कम नहीं, बल्कि कहीं अधिक महान और वैज्ञानिक है। बाद में उन्होंने कहा, अगर हम अपनी परंपरा को समझ लें तो हमें किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई के दौरान वे हमेशा आगे रहें। दर्शन शास्त्र की उनके लिए सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन गया। उन्हें लगता कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान को इंसान बनाना चाहिए। उन्होंने बाद में लिखा, सही शिक्षा वह है जो हमें सोचने पर मजबूर करे, न कि केवल याद करने पर। धीरे धीरे राधा कृष्णन का नाम कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में आने लगा। उनकी सोच गहरी थी, उनका दृष्टिकोण अनोखा था और उनकी भाषा इतनी सरल थी कि वे कठिन से कठिन विषय को भी सहजता से व्यक्त कर पाते। यही गुण आगे चलकर उन्हें सबसे अलग बनाता गया। 1918 का साल, मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में एक युवा प्रोफेसर ने प्रवेश लिया। यह वही छात्र था जो कभी किताबें उधार लेकर पढ़ता था, सवाल पूछता था और जिसे कभी गरीबी ने रोक नहीं पाया था। अब वह प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बन चुका था।
कक्षा में उनकी शैली बिल्कुल अनोखी थी। वे कठिन से कठिन विचार को भी इतना सहज और सरल भाषा में समझाते कि छात्रों को लगता मानो कोई कहानी सुनाई जा रही हो। उनकी कक्षाएं हमेशा भरी रहती। कई बार तो हॉल छोटा पड़ जाता और छात्र खिड़की से झांक कर सुनते। उनका मानना था, शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। राधा कृष्णन का व्यक्तित्व बेहद करिश्माई था। वे न केवल अध्यापक थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक और एक प्रेरणा के स्रोत थे। छात्रों से उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वे उन्हें गुरु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। वे कहते थे, अगर शिक्षक केवल पढ़ाता है तो वह सफल नहीं, लेकिन अगर वह छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दे तो वही सच्चा शिक्षक है। कुछ ही समय में उनकी ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। 1921 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय बुलाया गया। यहाँ वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। कलकत्ता, जो उस समय भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था, वहाँ राधा कृष्णन का नाम गूंजने लगा। उन्होंने भारतीय दर्शन पर कई गहन व्याख्यान दिए, जिनमें उन्होंने वेदांत, उपनिषद और गीता की व्याख्या आधुनिक दृष्टिकोण से की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के रूप में बनने लगी। पश्चिमी विद्वान भी उनकी प्रतिभा को मानने लगे। यही कारण था कि 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ उन्होंने भारतीय दर्शन पर ऐसे विचार रखे कि पश्चिमी जगत दंग रह गया। वे केवल विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई और वैज्ञानिकता को भी दुनिया के सामने रख रहे थे। उनकी किताब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ने तहलका मचा दिया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म केवल आस्था या पूजा पाठ का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। यह दर्शन मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वे कहते थे, धर्म का असली स्वरूप इंसान को इंसान से जोड़ना है, न कि अलग करना। उनके इन व्याख्यानों और लेखन से भारत की छवि बदलने लगी। अब दुनिया भारत को केवल साधुओं और योगियों का देश नहीं मान रही थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखने लगी जहाँ गहरी बौद्धिक और दार्शनिक परंपरा है। धीरे धीरे राधा कृष्णन को भारतीय दर्शन का राजदूत कहा जाने लगा। उन्होंने पश्चिमी विचारों और भारतीय परंपरा के बीच सेतु का काम किया। वे मानते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि संस्कार और मूल्य देना है। उनका कथन था, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्ण बनाता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य हमें इंसान बनाना। 1930 और 40 का दशक भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा समय था। एक ओर देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चरम पर था, तो दूसरी ओर दुनिया विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ऐसे समय में राधा कृष्णन राजनीति में सक्रिय नहीं हुए, लेकिन उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उनका मानना था कि राजनीति का असली आधार शिक्षा और संस्कृति होनी चाहिए। वे कहा करते थे, राजनीति अस्थायी है, लेकिन शिक्षा शाश्वत है। अगर हमें भारत का भविष्य बदलना है, तो हमें शिक्षा को बदलना होगा। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के दौरान राधा कृष्ण विश्वविद्यालयों और व्याख्यानों के माध्यम से भारत की आत्मा को मजबूत कर रहे थे। वे कहते, हमारी असली ताकत तलवार या बंदूक में नहीं, हमारी सोच और हमारे मूल्यों में है। अगर हम अपनी संस्कृति और दर्शन को भूल जाएं, तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उन दिनों वे कलकत्ता और बनारस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। वे केवल प्रोफेसर नहीं, बल्कि संस्थानों को दिशा देने वाले मार्गदर्शक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों से उनके गहरे संबंध बने। टैगोर अक्सर कहते, राधा कृष्ण भारत की नई पीढ़ी के लिए एक दीपक हैं। आज़ादी के आंदोलन में भले ही वे सीधे जेल न गए हों, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को बौद्धिक स्तर पर चुनौती दी। उनके लेख और भाषण ब्रिटिश शासन को यह एहसास दिलाते थे कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति अब दबने वाली नहीं है। उनका स्पष्ट विचार था, आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर हमने शिक्षा, समाज और सोच को नहीं बदला,
तो राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी होगी। इसी सोच के कारण वे धीरे धीरे नेताओं के प्रिय बने। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजगोपालाचारी उनसे सलाह लेते। नेहरू कहते थे, राधा कृष्णन न केवल दार्शनिक हैं बल्कि हमारे राष्ट्र के नैतिक मार्गदर्शक भी हैं। 1946 में उन्हें यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया। यह भारत के लिए एक गर्व का क्षण था, क्योंकि देश अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में राधा कृष्णन भारतीय संस्कृति और शिक्षा की आवाज़ बन गए। यूनेस्को में उन्होंने कहा था, शांति केवल समझौतों से नहीं आती बल्कि दिलों के परिवर्तन से आती है, और यह परिवर्तन शिक्षा से ही संभव है। उनके इन शब्दों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे भारत को केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि विचारों की भूमि के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो राधा कृष्णन उस पल के साक्षी बने। उनके मन में सबसे पहला विचार आया, यह स्वतंत्रता केवल तब सार्थक होगी जब हम हर बच्चे को शिक्षा का प्रकाश देंगे। आज़ादी के तुरंत बाद उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय दायित्व मिले। 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। यह वह दौर था जब शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव गहराता जा रहा था। ऐसे कठिन समय में राधा कृष्णन ने अपनी कूटनीति से भारत की स्थिति को मजबूत किया। सोवियत संघ में उनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली होते कि वहाँ के नेता कहते हैं, हम भारत को राधा कृष्णन की आंखों से देखते हैं। वे भारत की छवि एक राष्ट्र की तरह बना रहे थे जो आध्यात्मिक भी है और आधुनिक भी। यही कारण था कि स्वतंत्र भारत में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम सोचा गया तो नेहरू और अन्य नेताओं ने बिना हिचकिचाए राधा कृष्णन का नाम सुझाया। भारत स्वतंत्र हुए भी 5 साल ही हुए थे। देश नई दिशा की तलाश में था। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदल रहा था। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने एक ऐसा नाम चुना जिस पर पूरा देश भरोसा करता था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हें भारत का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। यह वह पल था जब एक साधारण अध्यापक जिसने कभी गांव में उधार की किताबें पढ़कर शिक्षा पाई थी, अब वह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि बन चुका था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, राधा कृष्णन का हृदय हमेशा एक शिक्षक का ही रहा। उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए कई बार संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे भाषण दिए जो आज भी याद किए जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, अगर हमें भारत को महान बनाना है तो हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा और चरित्र। बिना इन दोनों के कोई भी राष्ट्र टिक नहीं सकता। उनकी वाक्पटुता, उनका गहन ज्ञान और उनकी सरलता सबको मोहित कर लेती थी। संसद में जब वे बोलते तो विपक्षी नेता भी चुपचाप सुनते रहते। उनके भाषण केवल राजनीतिक नहीं होते थे बल्कि उनमें दर्शन, नैतिकता और जीवन दर्शन की झलक होती थी। 1962 का साल आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हुआ और अब नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था। पूरे देश की निगाहें एक बार फिर राधा कृष्णन पर टिक गई और हुआ वैसा ही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। यह भारत के इतिहास का एक गौरवशाली क्षण था। एक साधारण अध्यापक राष्ट्रपति भवन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ चुके थे। लेकिन सोचिए, इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं इस महान परंपरा का हिस्सा हूँ, लेकिन याद रखिए, मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूँ और वही मेरी असली पहचान है। यही विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनके राष्ट्रपति बनने पर भी देश भर के छात्र और शिक्षक बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जब कुछ छात्रों ने उनसे आग्रह किया कि उनका जन्मदिन विशेष रूप से मनाया जाए, तो राधाकृष्णन मुस्कुराए और बोले, अगर आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। और तब से 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाने जाने लगा।
यह दिन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस आदर्श का प्रतीक है जिसे राधा कृष्णन जी ने अपने जीवन से स्थापित किया कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। उस कठिन समय में राधा कृष्णन ने सैनिकों और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। अगर हम साथ खड़े रहेंगे तो कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। उनके शब्द केवल औपचारिक भाषण नहीं थे, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ऊर्जा का स्रोत थे। उनका जीवन यह साबित करता है कि ऊंचा पद पाना महानता नहीं है, बल्कि पद पर रहते हुए अपनी विनम्रता और आदर्शों को बनाए रखना ही असली महानता है। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे सरल जीवन जीते, कभी कभी छात्रों से मिलकर घंटों बातें करते। उन्हें यह कहना बहुत अच्छा लगता, मैं आज राष्ट्रपति हूँ, लेकिन दिल से हमेशा एक अध्यापक ही रहूँगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन को केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं देखा जाता था। असल में उनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक दार्शनिक, एक चिंतक और एक अध्यापक। वे हमेशा कहते थे, राजनीति तात्कालिक है, लेकिन दर्शन शाश्वत है। उनका दर्शन भारतीय परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें आधुनिक दृष्टिकोण की झलक भी मिलती थी। वे अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। वे मानते थे कि ईश्वर और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। उन्होंने बार बार कहा, धर्म का असली अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति में नहीं है, बल्कि जीवन के उच्च मूल्यों को अपनाने में है। उनके विचार हमेशा सार्वभौमिक रहे। वे मानते थे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ये सब अंततः एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। इसी कारण वे कहते थे, धर्मों का लक्ष्य एक ही है, मानवता को जोड़ना, न कि बांटना। यही कारण था कि जब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो पश्चिमी विद्वान भी उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे। उन्होंने हिंदू दर्शन को पश्चिमी जगत के सामने ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि हर कोई समझ सके। उन्होंने कई किताबें लिखी जो आज भी दर्शन और धर्म की दुनिया में क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, रिलीजन एंड सोसाइटी। इन किताबों ने उन्होंने केवल दर्शन नहीं समझाया, बल्कि जीवन जीने का रास्ता भी बताया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता देता है। यानी अगर इंसान के पास केवल ज्ञान हो लेकिन प्रेम ना हो तो वह अधूरा है, और अगर केवल प्रेम हो लेकिन ज्ञान न हो तो वह दिशाहीन है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तभी इंसान का जीवन सार्थक होता है। वे शिक्षा को सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि सच्चा जीवन कैसे जिया जाए। उनका मानना था कि अगर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सही संबंध हो तो राष्ट्र अपने आप महान बन जाएगा। वे हमेशा कहते थे, शिक्षक राष्ट्र की आत्मा होते हैं। विश्व स्तर पर भी उनकी छवि अत्यंत सम्मानित थी। वे 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। शीत युद्ध का दौर था, लेकिन उनकी विद्वत्ता और वाक चातुर्य ने दोनों देशों के बीच पुल का काम किया। रूस में उन्हें इतना सम्मान मिला कि वहाँ के अखबारों ने लिखा, भारत ने हमें एक राजनयिक नहीं बल्कि एक दार्शनिक भेजा है। उनकी सरलता का एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब कोई उनसे मिलने आता तो वे हाथ जोड़कर कहते, आइए, मैं आपकी सेवा में हूँ। वे भौतिक संपत्ति या शानो शौकत में कभी विश्वास नहीं करते। उनके लिए असली पूंजी थी ज्ञान और नैतिकता। उनकी सोच हमेशा भविष्य के लिए प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा था,
अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने अंदर अनुशासन और सत्य की भावना को हमेशा जीवित रखना होगा। आज भी जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो उनके ये विचार गूंजते हैं। सच्चा शिक्षक वही है जो खुद सीखना कभी बंद न करे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि ज्ञान और विनम्रता का संगम किसी भी इंसान को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन पहले जैसे ही रहा। न कोई दिखावा, न शक्ति का मोह, न पद का गर्व। वे कहते थे, पदवी से सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि व्यक्ति के आचरण से बढ़ता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी पहचान एक शिक्षक और दार्शनिक के रूप में बनी रही। वे देश भर में शिक्षा पर व्याख्यान देते, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते और छात्रों से मिलते। लेकिन उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 1970 के दशक तक वे गंभीर बीमारियों से जूझने लगे। 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उस दिन पूरा भारत शोक में डूब गया। अखबारों की सुर्खियां थी, भारत ने अपना दार्शनिक राष्ट्रपति खो दिया। उनके निधन पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी श्रद्धांजलि दी गई। यह बहुत कम होता है कि किसी दार्शनिक की मृत्यु पर पूरी दुनिया शोक व्यक्त करे। उनका जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने कहा था, जब हम कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गलत दिशा में दी गई शिक्षा सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। शिक्षा, दर्शन और मानवता पर आधारित उनके विचार आज भी हर शिक्षक और छात्र के लिए मार्गदर्शन की तरह है। टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को जब हम मनाते हैं, तो यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनकी विरासत को जीवित रखने का तरीका है। उनकी लिखी किताबें आज भी विश्वविद्यालयों और दार्शनिक संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, अपनी जड़ों यानी शिक्षा और विनम्रता को कभी न भूलें। उन्होंने दर्शन और विचारधारा के जरिए भारत को पूरे विश्व में सम्मान दिलाया। अगर आपके पास ज्ञान है, तो उसका सबसे बड़ा उपयोग है दूसरों को सिखाना। अगर आपके पास पद और शक्ति है, तो उसका असली मूल्य है विनम्रता और सेवा। अगर आपके पास धर्म और संस्कृति की समझ है, तो उसे दीवार नहीं, पुल बनाने के लिए इस्तेमाल करो। उनका कथन था, सच्चा शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क ही नहीं, बल्कि उनके हृदय को भी छू सके। यही कारण है कि आज भी शिक्षक दिवस पर जब बच्चे अपने शिक्षकों को धन्यवाद कहते हैं, तो कहीं न कहीं वे राधा कृष्णन की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मित्रों, यह थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी, एक साधारण शिक्षक की यात्रा जो राष्ट्र का प्रतीक बन गए। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राधाकृष्णन जी को याद करने और उनके विचारों को जीवन में उतारने का अवसर है। क्या हम आज भी वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी बन पा रहे हैं जैसा वे चाहते थे? क्या हम शिक्षा को केवल नौकरी का साधन समझते हैं या जीवन जीने की कला? सोचिए और अपने उत्तर खुद दीजिए। धन्यवाद।